ये टॉपिक है हमारा ड्रग इंड्यूस्ड रीनल डिजीज़। 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल नाउ इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो पेन किलर्स ले रही थी फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, प्रेजेंट्स विद द लॉस ऑफ एपेटाइट, नोसिया, डार्क कलर्ड यूरिन एंड जनरलाइज्ड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी। लैब्स रिजल्ट्स में यूरिया जो है वो उसका लेवल देखें कितना ज़्यादा हुआ हुआ है, क्रेटिनिन का लेवल ज़्यादा हुआ है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप किया हुआ है और यूरिन में प्रोटीन यूरिया एंड आरबीसीज है। सो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? What would be your management plan to treat the anemia? So it is actually NSAIDs induced nephropathy and उसके बाद जो है इसकी management to treat the anemia is to stop the nephrotoxic drugs first। फिर हम क्या देंगे उसको anemia के correction के लिए recombinant human erythropoietin देंगे जिसकी कमी है, और इसके अलावा iron supplementation to keep the ferritin greater than 100 microgram per liter। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ना हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेन आता है वो है ग्लोमेरुलोपैथीज़। ठीक है, ग्लोमेरुलोपैथीज़ जो हैं ग्लोमेरुलर डिजीज़ हमने डिस्कस करनी है। तो ये प्राइमरी भी हो सकती हैं, मतलब कि इंट्रिंसिक रीनल पैथोलॉजी, या सेकेंडरी भी हो सकती हैं, मतलब सिस्टमिक डिजीज़ है, या तो किडनी के अंदर प्रॉब्लम खुद है या कोई सिस्टमिक डिजीज़ है और उसने किडनी को ख़राब कर दिया है। तो इसमें वी हैव द नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड द नेफ्रेटिक सिंड्रोम। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सबसे पहले हम देखें पैथोजेनेसिस में नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक सिंड्रोम का, कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम की क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं उसको, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है दैट इज़ के परमेबिलिटी, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में परमेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। कॉजेज़ क्या है नेफ्रेटिक सिंड्रोम में, क्योंकि इन्फेक्शन है ना कोई, तो उसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है मोस्ट कॉमन कॉज, लेकिन किसी भी कॉज की वजह से नेफ्रेटिक हो सकता है। नेफ्रोटिक में जो है वो हमारी डिफरेंट आ जाती हैं, लाइक जो अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज़ मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और इसके अलावा दूसरी हमारी कुछ हैं लाइक मेटाबॉलिक कंडीशंस लाइक डायबिटीज़ की वजह से, एसिड की वजह से, ड्रग्स की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से। फोकल सेगमेंटल मिनिमल चेंज डिजीज़, बच्चों में मोस्ट कॉमन मिनिमल चेंज डिजीज़ और बड़ों में अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, लैब फाइंडिंग्स आपको पता है कि जो हमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होती है उसमें प्रोटीन्स जो हैं वो ब्लड में वो यूरिन में आना शुरू हो जाती हैं, और 3.5 ग्राम से ज़्यादा अगर 24 आवर्स के अंदर प्रोटीन्स आएँ, प्रोटीन यूरिया हो, तो नेफ्रोटिक रेंज का होता है। इसके अलावा क्योंकि सारा प्रोटीन लॉस हो रहा है तो हाइपोएल्बिनुमिनिमिया होगा, और लिपिड्स जो हैं वो हाइपरलिपिडीमिया होगा। इसकी मेन रीज़न ये होती है कि क्योंकि लीवर जो है ना वो बनाना शुरू कर देता है लिपिड्स। ठीक है, और फैटी कास्ट आते हैं यूरिन में, तो हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है, और प्रोटीन यूरिया, और जो है ना हाइपरलिपिडीमिया। इसके अलावा एडीमा क्यों होगा, क्योंकि प्रोटीन्स निकलती जा रही है बॉडी से, तो वो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, ऑनकोटिक प्रेशर होगा, वो ड्रॉप करेगा, तो सारा जो फ्लूइड होगा वो बाहर आ जाएगा, तो एडिमा होगा। ठीक है, जबकि नेफ्रेटिक में जो मोस्ट प्रॉब्लम आती है दैट इज़ के हिमेचूरिया, ब्लड आता है यूरिन के अंदर। ठीक है, और इसमें वी हैव द एक्यूट किडनी इंजरी की प्रॉब्लम आती है, लाइक ओलिगूरिया और एजोटीमिया भी हो सकता है, क्योंकि एक्यूट किडनी इंजरी में हमने एक टॉपिक पढ़ा था इसका कि इंट्रारीनल कॉजेज़ में के नेफ्रेटिक सिंड्रोम या नेफ्रोटिक। और इसके अलावा प्रोटीन यूरिया जो होता है इसमें नेफ्रोटिक रेंज का नहीं होता, 3.5 ग्राम से कम का होता है। ठीक है, और क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो हैं उसमें देखें कि नेफ्रोटिक रेंज में एडिमा, हाइपरकोगुबुलर स्टेट होगी। हाइपरकोगुबुलर स्टेट जो है वो इस वजह से होगी ना कि एंटी थ्रोम्बिन 3 जो प्रोटीन होगी वो भी लॉस हो जाएगी यूरिन के अंदर, तो वो जो हमारी एंटी कोगुलेंट वाली एबिलिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, तो हाइपरकोगुबुलर स्टेट होगी। ठीक है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, क्योंकि हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो लॉस हो रही हैं जिन्होंने फ़ाइट ऑफ करना था इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। ठीक है, और नेफ्रेटिक में जो चीज़ें याद रखनी है वो हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो नेफ्रोटिक में चीज़ें कौन सी याद रखनी है जो इसको डिस्टिंग्विश करती है नेफ्रेटिक से, 3.5 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन लॉस होना, प्रोटीन यूरिया होना, हाइपोएल्बिनुमीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, एडीमा, हाइपरकोगुबल स्टेट, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। और नेफ्रेटिक में जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो हिमेचूरिया है और हाइपरटेंशन है।
ठीक है। कॉजेज हम इसकी डिफरेंट देखेंगे। नेफ्रोटिक में वी हैव मिनिमल चेंज डिजीज़, वी हैव फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वी हैव मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर कॉजेज लाइक डायबिटीज़, ड्रग्स, इन्फेक्शंस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक्सेट्रा। एंड नेफ्रेटिक में हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं लाइक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एलपॉट सिंड्रोम होता है। इसके अलावा डिफरेंट होती हैं, इसमें हम देखेंगे। ठीक है। फिर वो बताते हैं कि इसमें जो है डेज़ टू वीक्स में प्रोग्रेशन होती है और ईयर्स भी हो सकते हैं क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में। कॉजेज़ बता रहे हैं कि इम्यून मीडिएटेड मैकेनिज़म्स होते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक या हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंसेस आती हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर्स में होता क्या है कि जो फ़िल्ट्रेशन है ना, जो मैंने आपको फ़िल्ट्रेशन एक बताया था कि 3 होते हैं। एक हमारी एंडोथेलियम होती है, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और पोडोसाइट्स होते हैं। स्ट्रक्चर दिखाया था ना इंट्रोडक्शन में, उसमें इम्पेयरमेंट आ जाएगी। सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में इम्पेयरमेंट आ जाएगी कि उसने जो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स को पास होने नहीं देना था, उसने जो ब्लड को पास होने नहीं देना था, अब क्योंकि वो मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है ग्लोमेरुलस की, तो अब क्या होगा, वो जो लार्जर सब्सटेंसेस थे, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन है, वो सारा लॉस होना शुरू हो जाएगा। रेड ब्लड सेल्स पास होना शुरू हो जाएंगे, जीएफआर कम हो जाएगा, रीनल फेलियर की तरफ जाएगा एंड देयर इज़ अल्टीमेटली देयर इज़ नीड फॉर डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। क्लासिकल फीचर्स क्या हैं, प्रोटीन यूरिया, हिमेचूरिया और बोथ। नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया जो है ये ग्लोमेरुलर डिजीज़ का पैथोग्नोमिक होता है कि जो इतनी ज़्यादा प्रोटीन्स आ रही हैं, इसका मतलब कोई ना कोई डिजीज़ तो है ग्लोमेरुलस में। डायग्नोसिस क्या होगा, देखिए इसमें मेन जो, वैसे तो हमने डायग्नोसिस में बहुत चीज़ें पढ़ी हैं ना, जनरल इन्वेस्टिगेशंस मैंने आपको बताई थी, लेकिन सोचने वाली बात है कि यूरिन के अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो यूरिन एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसमें, जिसमें हम हिमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया, आरबीसी कास्ट देखेंगे। ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, यूरिया क्रेटिनिन लेवल, रीनल फंक्शन टेस्ट, नीडल बायोप्सी ऑफ द किडनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हमने बायोप्सी के लिए थ्रू जो देखना है कि वो, आपको पता है आपने वो जो पैथोलॉजी में, स्पेशल पैथोलॉजी में आप इनकी सारी वो पढ़ते होते थे, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिकली क्या नज़र आता है, तो वो बायोप्सी के थ्रू ही नज़र आएगा ना। तो बायोप्सी इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमने डीप देखना होता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो मॉर्फोलॉजी देखेंगे हम। तो इस साइड्स पे देखें, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम दैट इंक्लूड्स एनी टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन विच रैपिड डिटोरेशन ऑफ द renal function occurs over weeks to months, leading to renal failure and ESRD, that is known as रैपिड प्रोग्रेसिव। पॉसिबल प्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज़ क्या है, वही है कि आइसोलेटेड प्रोटीन यूरिया हो सकता है, आइसोलेटेड हिमेचूरिया हो सकता है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम में क्या है, हिमेचूरिया, हाइपरटेंशन, एजोटीमिया। नेफ्रोटिक में क्या है, वही चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, प्रोटीन यूरिया, एडिमा, हाइपोअल्बुमिनिमिया और हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं किसी भी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की। इन सब से हमें पता चलेगा कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद ग्लोमेरुलस। ट्रीटमेंट जो है ना वो डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा ट्रीटमेंट होता है ना इनका, अगर आपने कोई पेशेंट देखा भी है नेफ्रोटिक का, तो वो स्टेरॉइड्स के ऊपर होता है या साइटोटॉक्सिक एजेंट्स के ऊपर होता है, जिसमें वी हैव द साइक्लोफॉस्फेमाइड। आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा ना ट्रीटमेंट में, हमने स्टेरॉइड्स और साइक्लोफॉस्फेमाइड को नहीं भूलना। ठीक है, हर जगह तकरीबन यही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि जो है हमारा जो है ना क्या क्या मसला होगा। तो इसका जो निमोनिक है ना, नेफ्रेटिक सिंड्रोम की याद रखने के लिए वो होप है, HOPE। ये इरफान मसूद से बता रही हूँ। H फॉर हिमेचूरिया, जिसमें आपको यूरिन में ब्लड मिलेगा, हिमेचूरिया मिलेगा जिसमें डिस्मॉर्फिक आरबीसीज होंगे, आरबीसी कास्ट होंगे जो कि यूरिन में मिलेंगे। हाइपरटेंशन, H फॉर हाइपोटेंशन अगेन, O फॉर ओलिगूरिया, P फॉर प्रोटीन यूरिया, और जो कि लेस देन 3.5 ग्राम्स होगा पर डे, और एडिमा। तो HOPE, होप जो है निमोनिक नेफ्रेटिक सिंड्रोम के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो है हम इसकी देखते हैं आगे, प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर्स। प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर्स जो हैं उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मिनिमल चेन डिजीज़। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, हमने जो पढ़ा था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को पढ़ते हैं सबसे पहले। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का थोड़ा सा मैं आपको जो है बताया है कि इसमें आपको क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलेंगी और इसके कॉजेज़ क्या हैं। मैं ओवरऑल आपको अगर बताऊँ तो प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ होती हैं जो हम पढ़ने लगे हैं, इसमें हम कौन कौन सी पढ़ेंगे, मिनिमल चेंज डिजीज़, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ठीक है। और सिस्टेमिक डिजीज़ हो सकती हैं जिसमें भी आप डायबिटीज़, SLE,
एमाइलोडोसिस एंड क्रायोग्लोबुलिन। तो ये मैंने आपको ओवरऑल क्लासेस बता दी है इसकी। अब जितने भी हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की चीज़ें होंगी ना, इसमें बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा होगा? यूरिन एनालिसिस। ठीक है, ये मैं आपको कहाँ से बता रही हूँ? इरफान मसूद से। इन्होंने इंट्रोडक्शन में इसका जो है ना थोड़ा सा बताया हुआ है। जितने भी हैं इनमें सब में बेस्ट इनिशियल टेस्ट किसी भी ग्लोमेरुलर डिजीज़ में आपको जो है ना करना पड़ता है, तो वो यूरिन एनालिसिस है। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो है ना हर चीज़ में दैट इज़ रीनल बायोप्सी। ठीक है, तो प्रोटीन यूरिया हमने एस्टिमेट करना होता है। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमने 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन लेनी होती है। तो वो हमें यूरिन कलेक्शन करनी होती है, प्रोटीन की कलेक्शन करनी होती है 24 आवर्स में, और ये मतलब ईजी होता है। या हम यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो लेते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट इन सब का जो है ना सेम होगा, मतलब जितनी भी हम डिजीज़ पढ़ने लगे हैं जनरल मेजर्स हम लेंगे कि प्रोटीन्स की सप्लीमेंटेशन करेंगे क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रहा है, और जो एडिमा हुआ हुआ है उसके लिए हम डायरेटिक्स देंगे, जो हाइपरलिपिडीमिया हुआ हुआ है उसके लिए हम स्टेटिन्स देंगे, जो सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करेंगे क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है, स्पेसिफिक मेजर्स लेंगे कि वो जो प्रोटीन यूरिया है उसको हमने कम करने के लिए एस इनहिबिटर्स आर्ट्स देंगे ताकि वो जो इफरेंट आर्टीरियोल है ना उसको डायलेट करें। ठीक है, जीएफआर जो है वो ताकि इम्प्रूव हो ना। तो फिर जो हमारी स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी तो हर जगह चलेगी, जिसमें मैंने आपको याद रखने के लिए कहा है स्टेरॉइड्स और साइक्लोफॉस्फेमाइड। ठीक है, जो सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ होंगी ना जिसमें डायबिटीज़ वगैरह आ जाती हैं उनको ट्रीट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी लाइक इन्फेक्शंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ प्रोटीन्स टू डील विद इन्फेक्शंस, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे। और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो हाइपर कोगुलेशन स्टेट है उसके लिए हम एंटी कोगुलेशन कर देंगे। तो ये जनरल ट्रीटमेंट चलेगी। ठीक है, आप सबसे पहले भी हैव द मिनिमल चेंज डिजीज़। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की होती है वो बच्चे जो आएंगे आपके पास वो होंगे प्राइमरी ये जो है मिनिमल चेंज डिजीज़ के साथ। ठीक है, वो हॉजकिन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के साथ भी एसोसिएटेड होती है डिजीज़, क्योंकि मतलब एक ट्यूमर स्टेट है वो। इसके अलावा ना ये आपको याद हो अगर पैथोलॉजी में हमने पढ़ा था कि लाइट माइक्रोस्कोप में कोई चेंजेस नज़र नहीं आती, इस वजह से हम इसको मिनिमल चेंज कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें क्या नज़र आता है, वो जो फूड प्रोसेसेस होते हैं ना पोडोसाइट्स, ठीक है, उनकी ना इफेसमेंट हो जाती है, वो टूटे होते हैं, उसके पाँव टूटे होते हैं, वो हमें नज़र आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और इसका बहुत अच्छा एक्सलेंट प्रोग्नोसिस होता है क्योंकि हम बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनको स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं 4 to 8 वीक्स की, और वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन रिलैप्सेस होते रहते हैं और हम उनको थेरेपी पे रखते हैं। ठीक है, और कॉज़ इसका वो कहते हैं कि वैसे तो ऑटो इम्यून ही हमें लगता है ऑटो इम्यूनिटी है जिसकी वजह से हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो वो ठीक हो रहे हैं, तो टी सेल डिसफंक्शन हमें लग रहा है होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस। अब जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस है ना ये अडल्ट्स में है। अडल्ट्स में तो मिनिमल चेंज डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर दूँ, इसको हम लिपिड नेफ्रोसिस भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज बच्चों के अंदर है। साइटोकाइन मीडिएटेड जो है ये डिजीज़ होती है, इसकी एसोसिएशंस होती हैं कुछ, जिसमें हॉजकिन्स डिजीज़ और नॉन हॉजकिन्स आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है इम्यूनाइजेशन अगर बच्चों ने करवाई हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के साथ भी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, और इसका बहुत अच्छा कॉर्टिकोस्टेरॉइड से एक्सीलेंट रिस्पॉन्स होता है। लाइट माइक्रोस्कोपी कोई चेंज नहीं नज़र आता, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें इफेसमेंट मिलती है प्रोसेसेस की। ठीक है, देन इज़ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस, ये अडल्ट्स में होगी और ब्लैक्स में ज़्यादा कॉमन होती है। इसमें हमें हेमेचूरिया और हाइपरटेंशन मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद इसका जो डिज़ीज़ का डिफरेंस होता है, एक तो एज का डिफरेंस है, दूसरा ये कि ये वो मिनिमल चेंज डिजीज़ में स्टेरॉइड से अच्छा रिस्पांस था, इसका बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है, ये स्टेरॉइड से रिस्पांस नहीं करती। तो इसमें जो हमारे ड्रग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो फिर भी हम यूज़ कर देते हैं, वो हमारे साइटोटॉक्सिक एजेंट्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स हैं और एस इनहिबिटर्स हैं। तो अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी। इट इज़ क्रोनिक इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिजीज़। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, एक तो आपने याद रखना है कि इसके कॉजेज़ में जो इसके एसोसिएशंस हैं, इडियोपैथिक कॉज है या किसी ड्रग की वजह से हो सकती है यही डिज़ीज़, किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, लाइक किसी को SLE है, थायरोडाइटिस है तो उसके साथ हो जाती है। इन्फेक्शंस किसी को हेपेटाइटिस B C होंगे, सिफिलिस या मलेरिया होगा उसके साथ ये डिज़ीज़ एसोसिएटेड होती है, या मेलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड होता है, लाइक किसी को कैंसर है लंग का या कोलन का तो उसके साथ ये एसोसिएटेड हो सकती है।
ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारी हाइपरटेंशन हिमेचूरिया हमें मिल सकता है। इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, लेकिन हम फिर भी दे देते हैं हमारे जो है ना साइटोटॉक्सिक एजेंट्स, स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स, एस इनहिबिटर्स वगैरह, ठीक है। बट इसका पुअर प्रोग्नोसिस है। तो इसमें जो है ना हम जब रीनल बायोप्सी करवाते हैं ना, तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर ना वो मिलते हैं, स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस मिलती है सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स की वजह से। सब एपिथेलियल मींस कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो है ना उसके नीचे जो है ना हमें एपिथेलियम के नीचे डिपॉजिट्स मिलेंगे इम्यून मेडिएटेड कॉम्प्लेक्सेस के, ठीक है। सॉरी, ये जो है ना स्पाइक एंड डोम पैटर्न, ये मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी की मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस को फोकल सेगमेंटल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े पोर्शंस इन्वॉल्व हुए होते हैं। इसकी कॉज में जो है ना HIV हो गया, सिकल सेल डिजीज़, ये चीज़ें हो गई। और ज़्यादातर आपको अडल्ट्स मिलेंगे और ये चीज़ें, ठीक है। और रीनल बायोप्सी वो जो मैंने बताई है ना स्पाइक एंड डोम, वो मेम्ब्रेनस में मिलेगी, सॉरी वो मुझसे गलती हो गई है, ठीक है। अब मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करते हैं। ये भी हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ही क्लासिफिकेशन में आती है। इसको मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ना कैपिलरीज की, वो थिकन हो जाती हैं। और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम नॉन डायबिटिक एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन होता है। जो प्राइमरी डिजीज़ होती है वो इसकी इडियोपैथिक होती है, और सेकेंडरी जो होती है ना वो हेपेटाइटिस बी, सी, वायरस, सिफिलिस और मलेरिया के साथ, ड्रग्स के साथ, न्यूप्लाज्म्स के साथ एसोसिएटेड होती है। ये जो कॉजेज़ हैं ये इसकी हैं मेम्ब्रेनस की, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताई थी। और स्टेरॉइड्स का इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे फोकल सेगमेंटल के ऊपर स्टेरॉइड्स का कोई इफेक्ट नहीं था, इसका भी नहीं है। फिर वी हैव द आई और स्पाइक एंड डोम पैटर्न किस में है, मेम्ब्रेनस में, ठीक है। देन IgA नेफ्रोपैथी, बर्गर डिजीज़। अब ये जो बर्गर डिजीज़ होती है इसमें आपको हिमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया जो है ना वो मिलता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्लोमेरुलर हिमेचूरिया। इसमें और हमारी जो है ना एक डिजीज़ है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है टाइम का, ठीक है। इन्फेक्शंस दोनों में होंगे, मतलब कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो है उसमें भी इन्फेक्शन के बाद ये वाली डिजीज़ होगी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। IgA नेफ्रोपैथी में भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी। डिफरेंस कहाँ आता है, IgA नेफ्रोपैथी जो है वो 1 से 3 दिन के बाद होती है, जबकि जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल होती है ना, जो हम बाद में पढ़ेंगे, वो तकरीबन 2 हफ्ते बाद जाके होती है, 1-2 हफ्ते के बाद जाके होती है, ठीक है। तो इससे हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये चीज़ याद रखनी है, इधर लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर रीनल फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल होगा। IgA नेफ्रोपैथी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेसेंजियम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें IgA एंटीबॉडीज़ नज़र आती हैं पड़ी हुई। प्रोग्नोसिस इसका अच्छा है, और स्टेरॉइड्स जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई IgA नेफ्रोपैथी। इसमें याद रखना है कि इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी 1 to 2 days बिफोर, और जो है ना IgA डिपोजिशन हमें मिलेगी। इसको हम बर्गर डिजीज़ भी कहते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम। इसकी एसोसिएशन होती है सीलिक डिजीज़ और लिवर डिजीज़ के साथ, और हिनॉक शॉनलिन पर्परा के साथ। ज़्यादातर ये यंग अडल्ट्स में जो है ना कॉमन होती है ये डिज़ीज़, और किसी भी इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी। तो एक दूसरा डिफरेंस जो इसका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल से होता है ना, वो ये होता है कि इसमें C3 कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो नॉर्मल होता है, जबकि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में C3 कॉम्प्लीमेंट्स लो हो गए होते हैं, ठीक है। और इसकी जो डायग्नोसिस है वो हमें जो है वो इस तरह से होती है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें IgA मिलती है डिपोजिशन, और इसको हम ट्रीट किस तरह से करते हैं, एस इनहिबिटर्स और स्टेरॉइड से, ठीक हो गया। देन वी हैव हेरिडिटरी नेफ्राइटिस, दैट इज़ एल्पॉर्ट सिंड्रोम। एल्पॉर्ट सिंड्रोम में MCQs के लिए इसको याद रखने वाली चीज़ है ये एल्पॉर्ट सिंड्रोम, क्योंकि इसमें ना हमारे पास ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, ऑटोसोमल डोमिनेंट X लिंक्ड है। इसमें जो फीचर्स आएंगे वो आएंगे, याद रखने हैं कि हेयरिंग लॉस होगी इसमें, ठीक है, हेयरिंग लॉस। इसमें हेयरिंग लॉस जो है ना वो आपने याद रखना है। इसके अलावा इसमें जो है ना आई के डिसऑर्डर्स भी आते हैं,
कान भी इफ़ेक्ट होता है, आँख भी इफ़ेक्ट होती है। आँख में क्या होता है, लेंस डिसलोकेशन होती है, कैटरेक्ट्स बन रहे होते हैं या कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी हो रही होती है। इसमें फैमिली हिस्ट्री होगी रीनल फेलियर की, कि इसके माँ बाप को या बाप दादा को जो है ना इस तरह प्रॉब्लम होगी। और इसमें हिमेचूरिया होगा, और जो है ना ये इसकी चीज़ें याद रखने वाली। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि कोलेजन टाइप 4 जो है ना वो जेनेटिकली इम्पेयर होता है, एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिफेक्टिव होती है। तो ये डिजीज़ एल्पॉर्ट सिंड्रोम उसकी वजह से होती है। देखें, कोलेजन टाइप 4 इस वजह से आप याद रखें, कोलेजन टाइप 4 एबनॉर्मल होगा ना, तो इस वजह से आई के अंदर भी कोलेजन डिफेक्ट होगा, जिसकी वजह से लेंस डिसलोकेट कर रहा है, कैटरेक्ट्स और कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी हो रही है, और नर्व डेफनेस भी हो रही है। ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री है। इसमें जो रीनल बायोप्सी में हमारे एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एल्पॉर्ट सिंड्रोम में बास्केट एंड वीव पैटर्न मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं एल्पॉर्ट सिंड्रोम की। इसका भी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जो है हमारी प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर्स इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रेटिक सिंड्रोम में। इसमें आईजीए नेफ्रोपैथी और हेरिडिटरी नेफ्राइटिस जो है ये वैसे ही क्योंकि हेमेचूरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं तो हम इनको जो है ना उसमें ही डाल देते हैं जो है ना नेफ्रेटिक में। ठीक है, तो बाकी नेफ्रोटिक में मैंने आपको बताया मिनिमल चेंज डिजीज़, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होती है, और मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। वो हम बाद में देखेंगे मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव। तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं फिर इनको कंप्लीट।